नमस्कार दोस्तों। उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच से मैं अपने मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम कार्यक्रम लेकर आए हैं कविता के बहाने और आज के इस कार्यक्रम में हम कविताएं सुनेंगे और साथ में जो हमारे आज की अतिथि कवयित्री है उनसे बातचीत भी करेंगे। और इसी क्रम में अभी हम थोड़ी देर में यहां से चलते हैं धनबाद और धनबाद से हम आज के इस कार्यक्रम में जोड़ देते हैं सुपरिचित कवयित्री और साहित्यकार डॉक्टर कविता विकास को। अब आप जानते हैं कि हर मंगलवार हम सायं 7 बजे कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं कविता के बहाने, रचना धर्मिता, वार्तालाप इत्यादि। और आज के इस कार्यक्रम में जैसे कि मैंने आपको आरंभ में कह दिया कि हम धनबाद चलते हैं और धनबाद से हम जोड़ देते हैं डॉक्टर कविता विकास को। आइए सबसे पहले आज की जो हमारी अतिथि है डॉक्टर कविता विकास, उनको इस मंच के साथ जोड़ देते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है आप इतनी दूर से हमारे साथ आज जुड़ गई और हमारे जो अतिथि मित्र होंगे वो भी प्रतीक्षा कर रहे होंगे आपका ये कार्यक्रम। अब देखिए मैंने नाम लिया ही, अशोक मिस्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए, आपको नमस्कार कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्त्री जी बहुत अच्छा लग रहा है आप कार्यक्रम के आरंभ में जुड़ गए और इसी तरह से और भी मित्र हम हरगोविंद पुरी जी, आप अशोकनगर मध्य प्रदेश से जुड़ गए, बहुत अच्छे कवि हैं। आपका भी मैं आभार करता हूं, आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ गए। मित्रों आप जानते हैं कि हमारे जो आज के कार्यक्रम की अतिथि है वो है डॉक्टर कविता विकास और राम दुलारी शर्मा जी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ पौंडीचेरी से। आजकल संभवतः वही है, नमस्कार कर रही है। और निर्देश निधि जी बहुत अच्छी सुपरिचित कवित्री हैं, आप उनका नाम जानते होंगे, वे भी जुड़ गई। और बहुत अच्छे नाटककार रंगकर्मी मित्र हमारे योगेश त्रिपाठी जी, आप भी यहाँ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ गए और इस तरह से मेरे मित्र अब जुड़ने शुरू हो गए। और अब हम आज की ये जो बातचीत है कविता विकास जी के साथ वो आरंभ करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आपका मैं संक्षिप्त सा परिचय यहां दे दूं, उसके बाद आपके बारे में, आपकी जो लेखन यात्रा है उसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। उदय मन्ना हमारे आकाशवाणी के बहुत अच्छे प्रेजेंटर हैं, कार्यक्रम प्रेजेंटर हैं, वे भी हमारे साथ जुड़ गए। तो इस तरह से बहुत सारे मित्र जुड़ते जा रहे हैं। आज के हमारे जो विशेष अतिथि हैं कविता के बहाने कार्यक्रम में डॉक्टर कविता विकास धनबाद से, मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। आप लेखिका हैं, साहित्यकार हैं और साथ में शिक्षाविद भी हैं। आपके कविता संग्रह लक्ष्य और कहीं कुछ कहीं कुछ रिक्त है, कहीं कुछ रिक्त है, ये आपके प्रकाशित हो चुके हैं। और आपका निबंध सुविधा में दुविधा, ये शीर्षक मुझे बहुत अच्छा लगा। गजल संग्रह आपका है बिखरे हुए पर और साझा काव्य संग्रह भी आपके प्रकाशित हो चुके हैं। कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं और साहित्य सोपान, झारखंड विमर्श, इनका आप संपादन कार्य कर रही है। आकाशवाणी और दूरदर्शन से आप लगातार जुड़ती रही है, वहां से आपके कार्यक्रम प्रसारित होते रहे हैं और कई संस्थानों के कार्यकलाप में आपका योगदान लगातार चल रहा है, निरंतर रूप से आप जुड़ी हुई है। और नारायणी साहित्य अकादमी की आप वहां पर अध्यक्ष भी हैं, जलाध्यक्ष भी हैं और साहित्य संस्कृति मंच झारखंड की आप सदस्य हैं। और भी कई आपके कार्यकलाप हैं जिनके बारे में हम आपसे ही बातचीत करेंगे। और मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा विकेश निझावन जी हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनका स्वागत करता हूं। और रमेश चंद्र शुक्ल जी, इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है,
हमारे आकाशवाणी के मित्र हैं ही, बहुत अच्छे बहुत अच्छे आप चिंतक भी हैं। लेकिन ये जब मेरा पोस्ट आता है किसी कवि, कवयित्री या अतिथि के बारे में, ये उनकी पूरी खोज खबर निकाल लेते हैं और अपने कमेंट्स में उनका पूरा परिचय देते हैं मेरे मित्रों को, ताकि पता चले हमारे अतिथि कौन है। शुक्ल जी, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आप इतना श्रम मेरे लिए करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, कविता जी से हम बातचीत शुरू करेंगे। अब कविता विकास जी से अगर हम सबसे पहले इस कार्यक्रम के आरंभ में कविता न सुने तो कार्यक्रम की दिशा कैसे बनेगी। कविता जी, एक अपनी रचना से आरंभ करिए। अगर सस्वर पाठ आप करना चाहेंगे, वो एक स्तुति की तरह होगा इस कार्यक्रम के आरंभ में। आपका जी, स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया और जुड़ने वाले सभी श्रोतागण का भी बहुत अभिवादन, नमस्कार। मैं जो परिचय अभी सर ने दिया, मैं उसे अब एक मुक्तक के माध्यम से पहले अपने आप को आपसे जोड़ती हूँ। सुनिए। बढ़ी जाती निरंतर जो वही निर्बाध सरिता हूँ, अडिग हूँ काम पे अपने, नहीं कमजोर वनिता हूँ। बढ़ी जाती निरंतर जो वही निर्बाध सरिता हूँ, अडिग हूँ काम पे अपने, नहीं कमजोर वनिता हूँ। जलाकर ज्योत शिक्षा की निभाती धर्म सेवा का, कभी गीतों में ढल जाती, कभी आधार कविता हूँ, कभी आधार कविता हूँ। बस ये छोटा क्या सा बात है। परिचय है जो रैना सर ने आपको बताया कि शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने उसे एक मुक्तक के माध्यम से आपको अपने को परिचित कराया है। और एक वंदना के, क्योंकि अभी पूरा देश राम लला का जन्म कल ही हमने उन्हें स्थापित किया है, तो मैं अपने आराध्य देव को समर्पित करती हूँ कुछ दोहे। उसके बाद सर ने जैसा आदेश करेंगे मैं आपको सुनाती हूँ। आज्ञा है तो मैं आपका शुरू करूँ? स्वागत है, स्वागत है, आपका स्वागत है। अच्छा सुनिए, अनिता पाटनी जी अमेरिका से जुड़ गई हैं, आपको नमस्कार कर रही है। नमस्कार। नमस्कार। अनिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमेशा एकदम हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ जाती हैं। विकास कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रणव भारती जी अहमदाबाद से जुड़ गई। वाह वाह वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परम मित्र अरविंद कुमार संभव जी भी जुड़ गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरविंद जी, आप भी हमारे साथ जुड़ गए। और बाकी निर्देश निधि जी लगातार हमारे कार्यक्रमों के साथ जुड़ी है। सभी मित्रों का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी कविता जी। जीवन में हो राम यदि समझो बेड़ा पार, पूजो निश्चल भाव से, होगा तब उद्धार, होगा तब उद्धार। आए नर के वेश में जग के पालनहार, आए नर के वेश में जग के पालनहार। पाप मिटाने को किया रावण का संहार, रावण का संहार। दया सिंधु थे राम जी, दया सिंधु थे राम जी, करते हरदम न्याय। कभी नहीं जो सुख मिले राम भक्ति में पाए, राम भक्ति में पाए। जोड़ नहीं है राम का, जोड़ नहीं है राम का, महज यही तू जान। अभिशप्तों को तारने आते दया निधान, आते दया निधान।
राम तेरे नाम का होता यही प्रभाव, द्वेष क्लेश मिट जाए सब, भर जाए हर घाव, भर जाए हर घाव। अरे बहुत वाह वाह, शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा कविता जी, ये तो बताइए आपका बचपन किन गली कूचों में बीता है, कहाँ पर आपने प्रारंभिक शिक्षा ली है? बचपन के दिन कुछ याद करिए ना। बचपन मेरा बहुत मधुर था, जैसे सबका होता है। और क्योंकि मैं घर में बहुत छोटी थी, सबसे छोटी थी, तो दूसरे तरह का लाड़ प्यार मुझे मिलता रहा। स्कूल भले ना जाऊं, लेकिन गाना गाने के लिए जब गाना मास्टर आते थे, ठोक पीट कर बिठा दिया जाता था कि गाना तो सीखना ही है, भले ही स्कूल जाने के लिए बहाना बना लो, वो मान लिया जाता था। तो मैं पटना में मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है माउंट कार्मेल स्कूल से। और उसके बाद फिर बचपन के दिन और क्या बताऊं। मतलब क्योंकि बहुत छोटी 6 क्लास में ही हॉस्टल से मैं चली गई थी, तो अधिकांश बचपन जो जिसके मतलब बिल्कुल हॉस्टल जो है वो मेरा घर था। और मिशनरी स्कूल था, तो जाहिर सी बात है कि सिस्टर्स और फादर्स जो होते थे उनके संसर्ग में रहना पड़ा। तो जो एक सेवा का काम होता है, संडे के दिन चर्च के भी जाकर और कुछ दान पुण्य करना, जो उनका सिस्टम होता है, उन सब से जुड़ी रही। और शायद इसीलिए कविता जो है बहुत छोटे से लिखने लगी, क्योंकि अच्छा लगता था लोगों का मिलना जुलना। और फिर अवस्था तो बहुत छोटी थी, लेकिन उसी समय से ही कहते हैं कि जिम्मेवारी का बोझ आ जाता है, क्योंकि अब आप बाहर रहने लगे थे। तो चाहे कितने भी पाबंदियां तो थोड़ी खलती थी, लगता था हम भी खुली हवा में सांस लें, पिक्चर देखने जाएं। और हॉस्टल का वातावरण जो बहुत वो होता था, स्ट्रिक्ट रहता था, उससे निकलने का मन करता था। पर जब नहीं निकल पाती थी तो वो कविता में निकलती थी बातें। तो बस वही है, बचपन बहुत प्यारा था, छुट्टियों में घर जाने तो का मन करता तो था। और क्या कौन सी कविता जी जो पहले आपने लिखी है, कुछ स्मरण है, कुछ जहन में है वो कविता कुछ? वो बच्चों वाली कविता थी, जैसे गौरैया पर मैंने लिखा था। और छोटी-छोटी चीज़ों जो, क्योंकि खुद ही तो छोटी थी, तो दोस्तों पर लिख दिया, फूल पर लिख दी, इस तरह से छोटी कविताएँ होती थी। और क्योंकि उस समय तो ये इतना प्रचार-प्रसार का साधन नहीं था, तो डायरी में बंद रहता, लिख कर रहता। और फिर जब स्कूल की जो मैगज़ीन होती थी, उसमें चला जाता, कविताएँ छपती, एडिटिंग का काम भी सौंप दिया जाता था, स्कूल लेवल में जो रहता था। तो इस तरह की छोटी-छोटी कविताएँ होती थी उस तब। बहुत ज़्यादातर बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बहुत आनंदमय और बहुत रोचक बचपन आपका निकला है। अच्छा, भूपेंद्र सिंह रैना जी हमारे वरिष्ठ कवि हैं, आप जम्मू से जुड़ गए हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। पूनम शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई, सुधा जुगरान आप भी हमारे साथ जुड़ गए, और नीलम प्रभा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। बहुत सारे मित्र हमारे साथ लगातार जुड़े हैं जो कविता जी आपको सुन रहे हैं। जी, बीच बीच में हम उनका नाम लेंगे जो और हमारे अन्य मित्र जुड़ते रहेंगे। तो अच्छा, उस तरह से फिर आप का जो बेसिक जो आपकी एजुकेशन है, मूल शिक्षा जो है, वो जो उसके बारे में आपने बता दिया है। लेकिन आपको पता था कि आप आगे जाके फिर आपको अध्यापिका ही बनना है, आपको शिक्षा के क्षेत्र में ही जाना है? तो क्या आपने पहले से ही तैयारी कर रखी थी क्या इस तरह? नहीं, ऐसी कुछ तैयारी नहीं थी। जैसे-जैसे होता शिक्षा होती गई, उसके बाद जहाँ रहने का मौका मिला, वहाँ पर अगर वो चीज़ नहीं है, जैसे कि रेडियो स्टेशन पटना में मैं था, लेकिन जहाँ पर मुझे फिर जाना पड़ा उड़ीसा के एक छोटे से कस्बे में, बेलपहाड़ नाम है, वो खदान एरिया है। तो वहाँ इस तरह की सुविधाएँ नहीं थी। तो एक स्कूल था जो नया खुला था, तो मैंने उसको जॉइन कर लिया, और बाद में शिक्षा ही मेरा माध्यम बन गया। और जब अब महसूस होता है कि यही मेरे लिए यही रास्ता सही था, और शायद कहीं और इतने अच्छे से मैं नहीं जम पाती जितना मैंने शिक्षा को महसूस किया या दिया लोगों को, बच्चों को। लगता है मैंने सही रास्ता चुना। और मेरे जैसे जो मेरी जानकारी है, आपने लगभग 14 वर्ष उड़ीसा में दिए हैं। तो क्या कारण बना आपको उड़ीसा जाने का? क्या शादी के बाद ही संभव हो पाया होगा ये? जी,
क्योंकि उसके पहले तो पढ़ाई हो रही थी, फिर ऐसा कोई मौका भी नहीं था, पर शादी के बाद जाना पड़ा। और क्योंकि हस्बैंड माइनिंग इंजीनियर थे तो माइंस वाले एरिया में ही पोस्टिंग होगी पहली। तो वो बेलपहाड़ नाम का एक जगह था जहाँ पर इंडस्ट्रियल टाउन है वो। अभी पिछले जनवरी महीना के आउटलुक में मैंने उस जगह के बारे में लिखा भी था, वो छपा भी है। क्योंकि वो कस्बा जैसा था और जो था कोल बेल्ट है, तो वहाँ माइनिंग के ही ऑफिसर्स वगैरह की कॉलोनी थी और हम लोग वहीं पर रहते थे। तो वहीं पर जो एक डीएवी स्कूल खुला था, मैंने उसको ज्वाइन किया। बाद में डीएवी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बाद में उसमें ही मैं अभी भी उसी में हूँ, लेकिन स्थान बदल गया है। तो बस वही कारण था वहां रहने का, बेलपहाड़। तो अच्छा, डॉक्टरेट कब किया आपने? विषय क्या रहा है आपके डॉक्टरेट का? उसी समय किया है मैंने। मेरी पढ़ाई बहुत दिनों तक चलती रही। एमए भी मैंने 3 सब्जेक्ट में किया, फिर पीएचडी की, और ये सब उड़ीसा में रहते रहते ही किया था। और मेरा सब्जेक्ट बेसिकली मैं इंग्लिश में ही मैंने किया है, एमए और सभी चीज। लेकिन मैं हिंदी मेरा पहला प्रेम है कह सकते हैं, इसीलिए आज तक इससे जुड़ी हूँ। और मतलब भाषा तो ऐसी है कि लैंग्वेज पेपर चाहे वो हिंदी रहे इंग्लिश रहे, कहीं ना कहीं से एक दूसरे को जोड़ ही देता है। और हम जैसे लोग जो संवेदनशील हो, उनको तो बस भाषा से मतलब है, चाहे अपनी वेदना संवेदना कविता के माध्यम से हिंदी में निकले या इंग्लिश है। पर मेरी शुरुआती दौर की जो कविताएं थी वो इंग्लिश की ही थी, बाद में मैंने उसे ट्रांसलेट किया है मतलब। और वो जो तो पहला उड़ीसा में जिस इलाके के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, संभवतः रिमोट एरिया रहा होगा वो, उन दिनों की बात है। तो कौन सा विषय आप विशेष रूप से पढ़ाती रही आप वहां पर? और अंग्रेजी का क्या कुछ था वहां पर चलन, जो आपको वहां पर अपने अध्यापिका के रूप में वो पढ़ाना पड़ा? वो क्या था कि ये तो खदान एरिया रिमोट ही रहता है, अभी भी है, वो संबलपुर के पास है। और जो कोल इंडिया लिमिटेड का एक अनुषंगी इकाई है महानदी कोलफील्ड्स, एमसीएल, वो उसी क्षेत्र में आता है। तो अंग्रेजी तो था ही, पर क्योंकि वो थोड़ा रिमोट एरिया था ना, तो लोग उड़िया को ज्यादा मतलब पढ़ते भी थे, समझते भी थे। और मुझे लगता था कि मैं अपनी बात जितना सहज तरीके से इनको समझा सकती हूँ हिंदी में, वो इंग्लिश में नहीं होता। तो वो भी बहुत पॉपुलर था, लोग पढ़ने वाले तो बोलते ही थे, लेकिन ज्यादा जो एरिया कवर होता था वो उड़िया या हिंदी का था। तो शुरुआती दौर में मैंने उड़िया भी हम बोलते थे घर में, और समझते भी थे, क्योंकि वही उनका मेन वो था लैंग्वेज। लेकिन फिर मुझे हिंदी, इसलिए क्योंकि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, तो वहां लोगों को लगता था हिंदी बहुत अच्छा बोल लेती हूँ, तो चलो हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में इनको दे दिया जाए। और आज तक एक सब्जेक्ट के रूप में वो भी एक एडिशनल मेरे करियर में रहा, इंग्लिश के अलावे। क्या बस। बात है! निरुपमा सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। निरुपमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ अब आ गई हैं। अरुण कुमार पासवान जी भी जुड़ गए हमारे कार्यक्रम के साथ। तो फिर अच्छा, मूलतः जहां तक मेरी जानकारी है, आप तो अंग्रेजी में कविताएं करती रही हैं। तो फिर क्या फिर हिंदी में उन कविताओं का अनुवाद किया आपने? जी, मैंने उनका अनुवाद किया थोड़ा लेट से, क्योंकि जब मतलब कुछ दिनों इतना प्रचार प्रसार का साधन तो उस समय था नहीं। जो चीजें लिखी रही रही अपनी जगह पे, उसे मंचों से पढ़ा या जहां से भी। लेकिन बहुत देर में जब मेरा पहला कविता संग्रह आ चुका टोटली हिंदी में, तब पहले के लिखे हुए जो इंग्लिश की कविताएं थी उनको मैंने ट्रांसलेट किया था। और सभी किया भी नहीं है, कुछ है अभी तक अभी उसी तरह से है, लेकिन ज्यादातर का मैंने उनको फिर अनुवाद किया हिंदी में। तो आपका जो पहला काव्य संग्रह था, उसमें से लक्ष्य, उसमें से कुछ एक दो कविताएं सुनाइए अगर आपके समक्ष है वो। जी, वो कब प्रकाशित हुआ है आपका संग्रह? वो 2008 में हुआ है। ओह, बहुत पहले हुआ, कई साल हो गए। तो बहुत आप साल। उसमें से एक दो कविताएं सुनाए। अच्छा, वो भी अंग्रेजी कविताओं से नहीं, अनुवाद है? अच्छा। कुछ कुछ है, सभी नहीं, कुछ है। और दूसरा जी जी। जो कविता संग्रह कहीं कुछ रिक्त है, वो भी नई कविताएं भी हैं, पर पहले के भी कुछ उसमें भाव हैं जिसको मैंने हिंदी में फिर से लिखा है। तो मैं उस उससे ही सुनाती हूँ एक। पहले पहले दर्शन दर्शन तो कराइए उस संग्रह का। मैं कहीं कुछ रिक्त है दिखाती हूँ आपको। अरे हाँ, थोड़ा सा इस साइड ले आइए, इस साइड, कैमरा के सामने थोड़ा सा ऊपर करिए। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या बात है।
इसका मुख पृष्ठ बहुत अच्छा, बढ़िया है, सादा है बोधि लेकिन बहुत प्रभावशाली है। जी जी, सुनाइए, आपका स्वागत है। बोधि प्रकाशन से क्या है जी? जी जी, मैं इससे एक कविता सुनाती हूँ, बोनसाई। क्या बात है। मैं कोई बोनसाई की पौध नहीं, मैं कोई बोनसाई की पौध नहीं जिसकी जड़ों को काट कर शाखाओं प्रशाखाओं को छाट कर एक गमले में रोप दिया। मैं हूँ, बेटी बहन और पत्नी के रिश्तों का निर्वहन करती हुई भी एक स्वतंत्र व्यक्तित्व हूँ। अपना क्या बात एक है। वजूद है, अपना एक वजूद है, एक ठोस जमीनी सतह हूँ जिस पर काल के झंझावातों ने कम विनाश नहीं रचा, जिस पर काल के झंझावातों ने कम विनाश नहीं रचा। फिर भी सुनहरी किरणों वाला सूरज हर दिन उगता है, हवाएं सुरमई संगीत बिखेरती हैं, नौ पल्लवन को मैं उल्लसित रहती हूँ। मेरे अंतर को चीर कर देखो, गर्म लावा प्रवाहित है। जब भी मेरे वजूद को ललकारा, मैं ज्वालामुखी बन जाती हूँ। नहीं बनती मैं बेवजह बर्बादी का सबब, लेकिन मेरी कोमलता कायरता नहीं है, लेकिन मेरी कोमलता कायरता नहीं है। बंधी है इसमें एक कुल की मर्यादा और आंगन की किलकारियों का अविरल प्रवाह। कुम्हार के चाक सा सुगढ़ निर्माण लिखा है मेरी हथेलियों में, क्या कुम्हार बात के है। चाक सा सुगढ़ निर्माण लिखा है मेरी हथेलियों में। फिर भला क्यों कर इनसे हो विनाश, फिर भला क्यों कर इनसे हो विनाश। अपने सर्ग का उपहार बस यही मांगू मैं कि बढ़ने दो मुझे वट सा विस्तृत, मेरी छांव से न कर गुरेज। प्रकृति प्राणी प्रयास मैं ही तो हूँ, प्रकृति प्राणी प्रयास मैं ही तो हूँ। बोनसाई के बगल में अपनी पौध लहराकर सामंजस्य कैसे कर पाओगे तुम, कैसे कर पाओगे तुम। दो एक विशाल आयाम मुझे, और क्या अगर बात है। नहीं दे पाए, और अगर नहीं दे पाए तो मेरे आकाश को ना बांधो। उड़ने दो मुझे स्वतः, जैसे नील गगन में उड़ता जाता है पक्षी क्षितिज के पार, पक्षी अरे वाह, क्षितिज। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छा है। ये आपके इस कविता संग्रह से जो अभी आपने दिखाया है उसी में से है। तो अच्छा, इस बीच में कमलेश भारती जी हमारे वरिष्ठ साहित्यकार जुड़ गए हैं। भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे आज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ गए। पूनम शर्मा जी लगातार जुड़ी है, हीरो वाधवानी जी भी जुड़ गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, आपको बीच में मुझे एक और बात याद आ रही है, जयपुर में अभी आपको पिछले दिनों सम्मानित किया गया, जहां पर हमें आपसे परिचय हुआ है। तो उस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं आपसे ही प्रश्न करता हूं, क्यों लगा आपको, क्यों जरूरी था आपको उस पुस्तक पर पुरस्कृत होना? ये सवाल मैं आपसे करता हूं। वो किताब भी मेरे पास है। यही मैं चाह रहा था, वो आप उसके दर्शन कराए। जी, ये गजल का है इसके बारे में बताइए। जी। इसमें करीबन 80 या उससे ज्यादा ही है, 90 इसमें गजल्स हैं। और हर गजल जो है, जैसे एक पहले की पहले लोग सोचते थे गजल जो है केवल प्यार मोहब्बत की भाषा होती है, पर ऐसा तो है नहीं। अब सभी जानते हैं कि आज तो सामयिक गजलें भी लिखी जा रही हैं और हर हर क्षेत्र से लिखी जा रही हैं। तो इस गजल में भी अलग अलग मिजाज के हैं सभी गजलें। कुछ स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई है, कुछ बच्चों के हैं, क्योंकि हर शेर तो अलग होता है एक गजल का, तो हर तरह के भाव के इसमें शेर हैं। बेकारी पे है, भूख पे है, बहुत तरह की अलग अलग मिजाज की गजलें हैं। और शायद इसीलिए कुमार संभव जी ने इसे पढ़ा होगा, अपने जो ग्रुप को दिया होगा, तो उन्हें कुछ अच्छा लगा होगा और उन्होंने इस किताब के लिए मुझे पुरस्कृत किया। और ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा साल के शुरुआत में, और अनोखा अनुभव रहा, जहां आप जैसे महान लोगों से मिलने का मौका भी मिला और भी बहुत सारे लोग मिले। और साथ में जो आदान प्रदान हुआ, लोगों की सोच विचार, इससे जो फायदा होता है वो तो शायद अमूल्य एक निधि रह जाती है हमारे जहन में, कभी हमसे
हटेगी नहीं, और जब मौका मिलेगा मैं उस पर संस्मरण भी लिखूंगी, अभी तक तो नहीं लिख पाई हूँ। तो बस बहुत अच्छा लगा, और कुमार संभव जी नहीं, जुड़े भी आपने बहुत अच्छी बात कही कि प्यार मोहब्बत से बाहर ये गजल आ गई है। इसका अगर देखा जाए, दुष्यंत कुमार ने तो वो सीमा तोड़ दी थी, उससे बहुत बाहर लेकर आए थे दुष्यंत कुमार जी हिंदी गजल को। खैर, अभी इस समय हम आपके इस पुस्तक की बात करेंगे। हम चाहेंगे, अब देखिए निशा चंद्रा जी भी जुड़ गई। निशा जी, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, आप अहमदाबाद से जुड़ गई। वंदना वाजपेयी जी भी जुड़ गई। वंदना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी जुड़ गए। बहुत सारे मित्र हमारे जुड़ गए जो कविता विकास को इस समय सुन रहे हैं, कविता के बहाने कार्यक्रम में। कविता तो बहाना है, लेकिन आपसे मिलवाना था, अपने मित्रों से आपसे मिलवाना था, आपको मित्रों से मिलवाना था। ये तो एक बहाना है उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच के माध्यम से। तो और उसी बहाने मेरे मित्रों के भी दर्शन हो जाते हैं, उनका भी मैं यहाँ पर सम्मान करता हूँ, नाम लेता हूँ, अच्छा लगता है मुझे भी। तो अब आप इस संग्रह में से कुछ गजलें हमें सुनाइए जो आपको प्रिय हैं। प्रिय तो सब हैं आपको, लेकिन जो इस समय आप उचित समझते हैं वो सुनाइए। आपका स्वागत है। मैं इसमें से अपनी एक उस गजल को सुनाती हूँ जो मैं मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं आपको अच्छी लगे या नहीं, लेकिन मैं अपने और इसे तरन्नुम में सुनाती हूँ, अपने अंदाज में सुनाती हूँ। आपका स्वागत है। शाम तुमसे ही खास लगती है, शाम तुमसे ही खास लगती है, महकी महकी ये श्वास लगती है, क्या बात है। जब चमन में खिजा चली आए, जब चमन में खिजा चली आए, ये जमी बेलिबास लगती है, वाह वाह वाह, क्या बात है। जमी बेलिबास लगती है, तुम नहीं होते पास जब मेरे, तुम नहीं होते पास जब मेरे, सारी दुनिया उदास लगती क्या है, बात है, क्या बात है, क्या बात है। सारी दुनिया उदास लगती है। बहुत शुक्रिया, और आगे शेर देखिए। भागती जा रही है पल पल ये, भागती जा रही है पल पल ये, जिंदगी बदहवास लगती लगती है, वाह वाह वाह, क्या बात है। जिंदगी बदहवास लगती है, तुम ख्यालों में जब भी आते हो, तुम ख्यालों में जब भी आते हो, जिंदगी आस पास लगती है, जिंदगी आस पास लगती है, खोल दे चांद अपनी आंखें तो, वाह वाह वाह, खोल दे चांद अपनी आंखें तो, तीरगी भी उजास लगती है, तीरगी भी उजास लगती है। और मक्ता, हम जी। शराबों से हैं घिरे कविता, हम शराबों से हैं घिरे कविता,
हर घड़ी हमको प्यास लगती है, हर घड़ी हमको प्यास लगती है, शाम तुमसे ही खास लगती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इस वाह! बीच में सुमन सुमन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई। बहुत अच्छा लग रहा है। सभी मित्रों का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं और कविता विकास जी को धन्यवाद से सुन रहे हैं। अब बताइए, अगर कविता जी ये माध्यम भी नहीं होता, आप हाँ, कहाँ धनबाद में बैठे हैं और कहाँ हम दिल्ली की सर्दी में ठिठुर रहे हैं। अब वो तो मेरी वेशभूषा से आपको पता ही लग हाँ। गया होगा। दिल्ली में बहुत मौसम ठंडा है। अभी भी इस बार तो आज देखिए 23 जनवरी हो गई है, अभी भी मौसम सुधर नहीं रहा है। दिन का टेम्परेचर तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन रात को बहुत ठंड रहती है। खैर, उसी में हम आज की कविता शाम कर रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मित्र जानते हैं, धनबाद से आज कविता विकास जी हमारे साथ जुड़ गई। बहुत अच्छी कवियत्री है। अच्छा, आपका तो अध्यापन में आप बच्चों को क्या कुछ जब आप पढ़ाती थी, तो कविता का उसमें कितना योगदान रहता था? आपका एक कवि व्यक्तित्व का कितना उसमें प्रभाव रहता था बच्चों को पढ़ाने में? कभी कविताएं भी आप गाकर या गजलें सुनाती थी उनको? जब मैं अपनी बात कहता हूँ, जब मैं कश्मीर में हिंदी पढ़ाता था, तो मैं कविता उनको गा के सुनाता था। किसी की भी कविता हो, किसी की भी कोई गीत जी, हो जो पाठ्यक्रम में होता था, तो बच्चे बहुत प्रसन्न होते थे और उनको एकदम वो पहुंच जाता था उन तक। वो जी। जो संप्रेषण जो होता था उनके उस कविता का, उस गजल का या गीत का। तो आपने क्या ऐसा प्रयोग कभी किया है क्या? सर कभी नहीं, अक्सर। और क्योंकि बच्चे भी जानते हैं, तो कई बार तो वो मतलब आग्रह भी करते हैं कि मैडम कुछ सुनाइए, या फिर अखबार वगैरह में जब मेरी चीजें छपती हैं तो बच्चे को उसकी कटिंग लगाकर लाकर वहां बोर्ड पर लगा देते हैं और कहते हैं उसको ही सुनाने के लिए अपने तरीके से। तो ये तो चलता रहता है। और क्योंकि मैं अपने इस पूरे जिला में जो कल्चरल कोऑर्डिनेटर होता है उसका भी पोस्ट संभाल रही हूँ, तो इस तरह के जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उसमें भी लोग जानते हैं कि मतलब संचालन करते समय या फिर पढ़ाते समय ही, जैसे आपने पढ़ाने की बात की थी, तो बहुत अच्छा लगता है जब उसे पढ़कर अपने तरीके से या कहाँ जहाँ पर गा कर सुनाना हो उसे सुनाती हूँ, तो बच्चे सीखते भी हैं सबसे। और एक आपको बात बताती हूँ कि शायद मेरे इस करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही है कि मैंने बहुत कवि तैयार किए हैं, बाल कवि। और क्या बात है, क्या बात है! साल में एक बार बाल कवियों का एक आयोजन भी रहता है, जहाँ पर बच्चे स्वरचित कविता पाठ करते हैं और वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जैसे हम सब साहित्य वाले तो जानते हैं कि कविता की क्या मतलब इम्पोर्टेंस है और ये सब, लेकिन जो इससे जुड़े नहीं हैं उन्हें कभी-कभी ये लगता है कि साइंस और मैथ्स के ज़माने में कविता पाठ कर रहे हैं बच्चे या लिख रहे हैं। लेकिन उनके परिवार वाले जानते हैं इस चीज़ को कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। अगर बच्चे 10 और 12 वाले अगर लिख रहे हैं और अपनी बात मतलब जो वो सोचते हैं लिख कर बता सकते हैं, चाहे वो रिदम में हो या नहीं भी हो, मुक्त भी हो या कभी-कभी छंद में भी होती है, तो उन्हें भी अच्छा लगता है। बच्चों के पेरेंट्स तो बहुत खुश होते हैं कि उनके घर परिवार में आज तक जो जहाँ लोग इतनी शिक्षा भी गाँव घर में लोग नहीं पाए हैं, वहाँ बच्चे अब लिख रहे हैं और वो भी कविता लिख रहे हैं। उन्हें बहुत प्राउड फील होता है अपने बच्चों पर। और ये मेरी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, क्योंकि मैं उनको बाकायदा चीज़ों को बताती हूँ कहाँ गलत है या कैसे उस चीज़ को लाना है, कम पंक्तियों में भाव लाना है, रहता है ये। बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन मेरा अब एक मूल प्रश्न है जो मैं कविता विकास से करना चाहता हूँ। आपने जैसा कि कहा कि आपने अधिकांश अंग्रेजी में लिखा है, अंग्रेजी कविताएं लिखी है और कुछ उनका अनुवाद भी आपने हिंदी में किया है। जी, तो क्या मैं ये मानूं कि आपने डॉक्टरेट भी अंग्रेजी में ही किया है? जी। क्या विषय क्या था आपका? शेक्सपियर का था एक। अरे वाह! क्या बात है। अब देखिए, आपने शेक्सपियर पे हाँ। डॉक्टरेट किया है और क्या मैं ये मानूं कि मूलतः आप अंग्रेजी में सोचती रही और हिंदी में लिखती रही? नहीं, उल्टा। मैं सोचती हिंदी में थी, उसको इंग्लिश में लिखती थी, और अब तो सोचती भी हिंदी में हूँ, लिखती भी हिंदी में हूँ, सुनाती भी हिंदी में हूँ।
वो तो बहुत क्या बात। प्रारंभिक समय की बात है, जब मैंने 90s में जब सर्विस शुरू की थी तब की बात है। और तब इतना प्रचार और शायद अगर जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया का ही ये देन है कि हम धनबाद में हैं, आप दिल्ली में हैं, तो भी हम जुड़े हुए हैं, तो ये देन तो बहुत बड़ी है, इस सदी की सबसे बड़ी देन है। खासकर कोरोना में के समय जिस तरह हम लोग इस तरह के प्रोग्राम कर करके एक दूसरे का मन बहलाते थे, वो तो मतलब एक उपलब्धि है। तो ये तो बहुत अच्छा एक अच्छा, खोज है। शेक्सपियर का कौन सा पक्ष आपने लिया था? कुछ तो जिस पर आपने डॉक्टरेट किया है, शेक्सपियर का कौन सा एस्पेक्ट आपने लिया था अपने मैंने डॉक्टरेट में? मैंने उनके ड्रामा पर किया था, और ड्रामा के उस पक्ष को किया था जहाँ पर वो मानव जो भाव हैं उनसे जुड़े होते हैं, जहाँ पर उग्रता भी होती है, लेकिन उस उग्रता के पीछे जो क्रोध है और जो कारण है, उसमें कोई बेसिक बेस से जुड़ा रहता है कि उस परिवार के, उस समाज के, जो किंग का जो समय था उसमें किस तरह से दबाया गया है, शोषण किया गया है, इस तरह के पक्ष पर ही था ड्रामा भी। अधिकांश तो शेक्सपियर के नाटकों में जो अंत होता है, दुखांत जिसको हम कहते हैं, और हमारे नाट्यशास्त्र के अनुसार हमारे जो अधिकांश नाटक है वो सुखांत है। वो के मतलब उस तरह से हमारे उनके उनका संपन्न होते हैं, समापन उनका होता है। तो ये तो बहुत अच्छा हमारी सोच आपने। है। जी जी, हमारी जो कुछ कहना चाह। भारतीयता है, जी, भारतीयता तो यही है ना कि दुख चाहे जितना भी हो, अंत सुखद हो तो सब कुछ है, अंत भला तो सब भला। इसलिए हमारे जो स्टडी मटेरियल होते हैं वो उनसे बहुत अलग होते थे। अब नहीं, उस समय की कह रही हूँ, क्योंकि अब तो वर्ल्ड वाइड हो गया है, चीजें जो हम सोचते हैं वो भी लिखते हैं। लेकिन उस समय जो दुखांत और सुखांत का अंतर आपने बताया, ये बिल्कुल से जो पढ़ाई की चीजें होती थी उसमें दिख जाती थी कि वो अपने समाज का चित्रण किस तरह से करते हैं। और क्योंकि जिनके ऊपर दबदबा था, तो वो नेचुरली वो दबाते थे कैसे, और उनको उस चीजों में प्लेजर मिलता था। हम जो हैं सो अपनी भारतीयता, अपने संस्कार में इस चीज से बहुत अलग हैं। तो इन एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता था। तो चलिए, अच्छा, उसको जो आपका जो शोध कार्य है, तो उसको प्रकाशित करवाइए ना, करा दिया है या अभी नहीं? नहीं, अभी वो शोध कार्य तो उसी तरह है। उसको तो अच्छा नहीं। अच्छा अच्छा। फिर मतलब जो दशा है, दिशा है, वही बदल गया, तो अब उसको उस पर मैं नहीं उतना सोचती हूँ। उतना उतना ज्यादा अब बल नहीं दे रही है। अच्छा, हाँ, आपका जो निबंध संग्रह है, सुविधा में दुविधा, ये शीर्षक तो मैंने जैसे कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अरे वाह, थोड़ा सा फिर बीच में ले आइए, बीच में क्या बात है। बहुत अच्छा। इसका भी मुख्य पृष्ठ आपका कहाँ से ये प्रकाशित हुआ आपका ये? ये नोशन प्रेस। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो क्या क्या मुख्य रूप से देखिए, मैंने ये किताब पढ़ी नहीं है, न मेरे पास है ये अभी। तो क्या क्या विषय आपने इसमें लिए हैं, और विशेषकर किन विषयों पर आपने इस पे ज्यादा जोर दिया है? ये निबंध संग्रह जो है, क्योंकि मैं ना प्रभात खबर और हिंदुस्तान में परमानेंट तौर पे लिखती हूँ, स्तंभकार हूँ। तो उसमें एक आपने देखा होगा प्रभात खबर के एडिटोरियल पेज पर एक कॉलम आता है कुछ अलग। तो उसमें हर एक 15 दिन में मेरी उसमें चीजें छपती हैं। अभी 3-4 दिन पहले भी आ चुकी है उसमें। तो उन लेखों का संग्रह है ज्यादातर, और कुछ तो जो बड़े लेख जहां मैं संपादकीय वगैरह लिखती हूँ उस सब का भी लेख का संग्रह है। इसमें 81 है, 81 निबंध है, और हर तरह के हैं, जो समाज से ली हुई है, बच्चों की है, स्त्रियों पर है, पर्वों पर है, मौसम पर है, हर तरह के लेख हैं इसमें। और ये बच्चों को ही मैंने समर्पित किया है, क्योंकि बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो मतलब वो चाहते थे कि उनको पढ़ने को मिले बहुत तरह के लेख एक जगह पे, जो सर्विस कमीशन वगैरह की तैयारी करते हैं। और उनको मैंने डेडिकेट भी किया है, और ये किताब बहुत बिकी भी थी, क्योंकि ये बच्चों के लायक ही थी, स्टूडेंट्स के कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए। तो हर तरह के लेख हैं इसमें। तो आपको तो बच्चों के लिए भी लिखना चाहिए था ना फिर, क्योंकि आप बच्चों के साथ डील बहुत करती हैं। जी, अच्छा, आप उनके लिए साहित्य मैंने लिखना जानती है, तो बाल साहित्य में भी आपका योगदान रहना चाहिए। कुछ बाल प्रयास साहित्य, ऐसा हुआ है? जी नहीं, जी। कविताएं वगैरह तो लिखी है और छपी भी है हमारे। मैंने एक संपादन किया है जिसमें बाल मन की कविता, बाल मन की कहानियों के ऊपर है। अभी फिलहाल यहाँ नहीं दिख रहा है मेरे आसपास। कोई बात जी, वो उस पुस्तक के डायमंड बारे में बताइए। जी डायमंड जी। पॉकेट
से आया है और उसमें 14 लोगों के बाल मन की कहानियों पर वो संग्रह है। तो कहानियां लिखना तो आसान है, लेकिन जो बाल मन को लेकर लिखी जाती है उसमें वही मैं जानना चाह जी जी जी। हाँ, और क्या था कि ये डायमंड पॉकेट बुक का एक अभी भी चल रहा है, मैंने देखा है किसी किसी को लिखते हुए। कोई केवल नारी मन पर, कोई अलग अलग टॉपिक दिए गए थे, तो सबसे हार्ड टॉपिक मुझे ही मिला था। मुझे पता है क्योंकि संपादक जी ने कहा था कि आपको बहुत मुश्किल वाला मिल रहा है, तो मुझे बहुत छांटना पड़ा था। कहानियां तो बहुत आती थी, पर वो बाल मन से जुड़ी भी नहीं होती थी, और जुड़ी भी रहे तो कोई मनोवैज्ञानिक पक्ष को उजागर करती हो ऐसा नहीं होता था। तो खैर संपादन हुआ, बहुत नाम भी हुआ उस किताब का, बहुत जो बाल साहित्यकार हैं उन्होंने उस पर अपनी चीजें भी लिखी। उसका नाम ही था बाल मन की कहानियों का संग्रह। तो अच्छा लगा था, और क्योंकि मेरे लिए आसान इसलिए था कि 5,000 बच्चों के बीच रहती हूँ, तो हर तरह की मनोदशा वाले बच्चे मिलते हैं, कोई बहुत तेज, कोई मीडियोकर, कोई उससे भी कम, किसी के घर में प्रॉब्लम है। आपको एक बात बताती हूँ, एक जब हम लोग ऑनलाइन क्लास लेते थे कोरोना के समय, तो बच्चे जो हैं वो मतलब क्योंकि उनका छोटे-छोटे कमरे में रह रहे हैं, तो पीछे कोई सोया हुआ है, कहीं कुछ टंगा हुआ है, तो क्योंकि वो दिखाई देगा कैमरा में, कैमरा ऑन रखना बहुत मस्ट होता था, तो उसके बहाने उन्होंने अपने पूरे कमरे को अरेंज कर लिया। और ये क्या बात पेरेंट्स है। कहते थे कि जो बच्चा अपना चादर तक नहीं अरेंज करता था, अभी पूरे घर को अच्छा रख रहा है, क्योंकि वीडियो में क्लास के बैकग्राउंड दिखाई देता है। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं उस समय, उसमें एक ये भी है। और बाल मन इसी से जुड़ा हुआ है कि बच्चों को लग रहा है कि उसकी चीज़ें जो हैं वो स्कूल में चाहे जैसे भी आते हैं, पर वो चीज़ दिखाई ना दे, तो उसको वो हाइड करने की भी कोशिश करते थे। तो आपने जैसे कहा ना आपके पतिदेव वो तो इंजीनियर हैं और आप कहाँ इंजीनियर और कहाँ एक साहित्यकार, तो उनका आपके साहित्य लेखन में कितना योगदान रहा, कितना वो प्रोत्साहित आपको करती रही, या उनको लगा अरे ये तो समय इसमें लगा रहे हैं, हम हमें सही समय पर खाना नहीं मिल रहा है, हमें सही समय पर चाय नहीं मिल रही है, कविता जी तो कविता लिखने में लगी हुई है। तो कितना योगदान रहा उनको उनका आपके जीवन में, साहित्यिक जीवन में? साहित्यिक जीवन कह लें या जीवन कह लें, बहुत रहा। उनके बगैर अब महसूस होता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मतलब आप तो उनसे मिल भी चुके हैं। उनकी जो दिनचर्या है बहुत अलग है, बहुत सात्विक किस्म के आदमी हैं। तो उनको ज़्यादातर इन सब चीज़ों से मतलब नहीं था। समय पर बना-वना कर तो मैं चली जाती थी खाना वगैरह, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन उन्होंने हेल्प बहुत किया। जैसे ये जो सुविधा में दुविधा जो आई है किताब, इसको छपवाने में मतलब उन्होंने बहुत अच्छा जुगाड़ कर देना। अभी भी कोई चीज़ कहीं भेजना होता है, तो भेजने-ऊजने का काम तो पोस्ट ऑफिस उन्हीं को जाना पड़ता है, या फिर किसी को भेजें ऑफिस से, जो भी है। तो मतलब हेल्प तो उन्होंने बहुत किया है। हर हर मुझे कंप्यूटर सिखाने, लैपटॉप सिखाने, सब चीज़ में मतलब नहीं, उनकी ये ये तो देखो कविता जी, ये तो टेक्निकल बातें हो गई। तो आप तो जब कविता लिखती थी या कोई रचना लिखती थी, तो सबसे पहले जो पाठक या श्रोता आपके समक्ष थे, वो आपके पतिदेव हैं। तो क्या आप उनको सुनाती थी, "अब देखिए, सुनिए, मैंने एक नई कविता लिखी है, कैसी लिखी है? आप इस पर अपनी राय दे दीजिए।" ऐसा संयोग कभी बना नहीं? नहीं, सुनाती नहीं थी, क्योंकि वो ऐसा मतलब वो सुनकर उसको साइंस से जोड़कर ही कहते, वो सब में हम अच्छा कह देते, सब हाँ कैसा है, अच्छा। ठीक है। मतलब वो मतलब समीक्षा वाली चीज उनमें नहीं आती, कि अगर कुछ गलत है कहीं पर कुछ भी तो कह दें, वैसा नहीं। वो सब चीज मैंने दिखा दिया, दैट मीन्स वो बहुत अच्छा है। लेकिन वैसा मैं सुनाती सुनाती नहीं थी उनको, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा। नहीं, नहीं, लेकिन लेकिन तकनीकी मामलों में तो वो वे आपकी सहायता करते हैं, हाँ, उसके लिए आप अब उनको सुनते धन्यवाद करिए। जी, जी, जी। अब अच्छा, ये साझा कविता संग्रह क्या है, ये जो जिसमें आपके प्रकाशित जी, जी। उसमें बहुत सारे कवियों के, जैसे अलग-अलग सभी ने 5-7 कविताएँ भेजी या कहानियाँ भेजी, वो साझा है। उसमें कई कवि या लेखक का रहा योगदान, और जो है केवल जिसमें मेरी ही चीज़ें हों, वो तो आपने जो बताया वही है। साझा संग्रह तो जो माँगते हैं कि ये निकलने वाला है, आप भी कुछ दीजिए, तो मैं भेज देती हूँ। बस इस तरह का ही है। तो किसी विशेष विषय पर था, या हाँ। जनरल का विषय क्या था जो उस
नहीं तो प्रयोजन कुछ होना चाहिए ना साझा संग्रह निकालने के लिए। साझा संग्रह वगैरह निकालने में ज्यादातर जैसे कुछ गजल को ही लेकर हुआ, केवल एब्सोल्युटली गजल ही उसमें है, किसी लेख पर हुआ, तो इस तरह की है। कहानियों का भी संग्रह आया है, कोई अच्छे पब्लिशर ने कई 14 लोगों के एक एक कहानियां लेकर की है, उसमें भी है। और अभी एक मेरा यात्रा वृत्तांत भी छपने पर गया हुआ है, तो उसमें केवल यात्राओं का तो वर्णन जो है। यात्रा यात्रा वृतांत जो है, तो वो यात्रा वृतांत क्या कोई फिजिकली कोई यात्राएं रही है उसके बारे में है, या आपकी जीवन यात्रा के बारे में है, क्या है नहीं, वो? नहीं वो घूमने के लिए हम लोग बहुत ही मतलब यात्रा करना, नई जगहों को जाना ये बहुत पसंद करते हैं। और फिर सर्विस में ऐसा रहा भी कि मौका मिलता रहा, तो बहुत सारे जगहों को विजिट किया हमने, तो उन सबको एक जगह पे कंपाइल करके उसको लिखा है मैंने। अभी पिछले साल उत्तराखंड के चारों धाम, या फिर कहीं बाहर भी जाना हुआ तो उन सबको मिलाकर लिखा है, और वो अभी है, प्रेस में है, तो अच्छा, उसमें। अब एक 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 प्रश्न पर जो हम यहाँ पर बात कर, वो हमने जयपुर में भी वो डिस्कस किया था कि लेखक और पाठक के जो परस्पर संबंध है, और एक साहित्यकार के लिए पाठक होना कितना जरूरी है। जरूरी है तभी तो, जब तक कि साहित्यकार की कोई साहित्यिक कृति उस पाठक तक नहीं पहुंचे, और बीच की धुरी जो है, बीच का जो पुल है, सेतु है, वो प्रकाशक होता है। प्रकाशक प्रकाशित करता है और पाठक के पास, और पाठकों की ये भी बात आ गई कि क्या पाठक घट रहे हैं, कमियां हो रही हैं। तो यहाँ पर उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए पुनः आपके विचार जो मित्र हैं उनके साथ आप कुछ साझा करना चाहेंगे उस पर? हाँ, बिल्कुल। मैं तो वही चीज़ है कि जब हम 10 किताबें पढ़ते हैं तब एक पैराग्राफ लिखते हैं, क्योंकि निबंध और जो कॉलम्स लिखने होते हैं उसमें तो सोच तो मौलिक होनी चाहिए ना। और वो मौलिकता कहाँ से आएगी जब हम उन चीज़ों को देखते हैं, दूसरे के आइडियाज़ लेते हैं, लेकिन तब अपने ऊपर अवलोकन करते हैं कि हमारे विचार उनसे कितना मिल रहे हैं। तो सोच जो मौलिक होती है, तभी हम उस पे लिख पाते हैं, और वो पढ़ने से आएगा। तो मैं तो पढ़ती बहुत हूँ और तब जाकर लिखती हूँ। और जो आपने कहा कि साहित्यकार पाठक नहीं होते हैं, तो उनके मुझे महसूस होता है ऐसा कि तब उन्होंने जो लिखा है, वो उसमें वो भाव भी नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो उथलापन रहता है थोड़ा, जो गहराई जो आपकी आत्मा को झंझोड़ दे, वो चीज़ उसमें नहीं मिलती है। तो पढ़ना तो पहले है, लेखक को पहले पढ़ना ही चाहिए, तब लिखना चाहिए। और वो लेखक, एक जो आपने कहा कि घट रहे हैं आजकल पाठक, तो पाठक घट इसलिए रहे हैं कि वो सब लिखने लगे हैं। जो पाठक होते थे और वो पढ़ते ही नहीं हैं, लिखते ज़्यादा हैं, तो वो एक सामंजस्य भी नहीं आ पाता है। जो चीज़ बात बोलनी चाहिए जेंडर में, या जो भी लिंग, वचन, कारक, इसमें इतने गलतियाँ दिख जाती हैं बहुत सारी। तो उसका कारण भी यही है कि जिन्होंने बेसिक ग्रामर नहीं पढ़ा वो लिखते हैं, जब लिखने लगे हैं, तो भी उसमें वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। तो है ही, एक गैप तो है, लेकिन हमें अपनी कोशिश तो छोड़नी नहीं है। अगर हम लिखने के लिए हैं तो अपने आप के अपना ही लेखन को इतना संवेदनशील, इतना स्ट्रांग बनाएं कि पढ़ने वाले हो सकता है पढ़कर कुछ सीख जाएं, अगर कभी पढ़ने का मौका मिला। हालांकि आजकल पढ़ते तो लोग कम ही हैं, फिर भी आप देखेंगे किताबों में भी जो चीजें छपती हैं तो लोग अपनी ही चीज को देखते हैं कि मेरी चीज छप गई है, हाँ ठीक ठाक छप गई है, बाकी अगल बगल क्या लिखे हैं उनसे उनको बहुत ज्यादा सरोकार नहीं रहता है। तो मतलब हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक साहित्यकार, एक लिखने वाला, उसको स्वयं भी एक अच्छा पाठक बनना चाहिए। बनना जब तक चाहिए। वो दूसरों की पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ ये उम्मीद रखेंगे कि मेरी पुस्तक दूसरा व्यक्ति कब पढ़ेगा, तो इतनी आशा भी नहीं रखनी चाहिए। आपको तो खुद स्वयं में अपने आप में एक अच्छा पाठक बनना जरूरी है। जब तक आप दूसरों की, अपने मित्रों की किताबें, दूसरों की किताबें नहीं पढ़ेंगे, तभी तो उसके बाद ही तो फिर उसका आदान प्रदान, जिसको हम कहेंगे कि मेरी पुस्तक आप पढ़ेंगे, आपकी पुस्तक मैं पढ़ूंगा, मत दोनों की और दो लोग पढ़ेंगे, तो मतलब इस तरह से साहित्यकार और पाठक के बीच में ये अच्छा आदान प्रदान रहना चाहिए। चलिए, बातें तो हो रही है, कोई एक दो कविताएं और सुनाइए हमें। अब जो पहला वो जो संग्रह है आपका लक्ष्य, वो सामने नहीं होगा शायद, संभवतः नहीं है, तो आप दूसरे संग्रह में से सुनाइए, कहीं कुछ रिक्त है उसमें से। अरे वाह, क्या बात है! इसका भी आपके मुख पृष्ठ बहुत अच्छे हैं,
बहुत बढ़िया। इसमें एक दो कविताएं सुनाइए आप। जी, इसमें से सुनाती हूँ। प्रकृति के ऊपर एक सुनाती हूँ। क्या बात है। इस दौर का लिखा हुआ है। धरती की कोख से फूटता अक्षय अंकुर, मधुमय कोश का प्रतीक, पर जीवन क्षण भंगुर। अथ के साथ रचा इति, क्या मोह क्या विरक्ति, अंतस चेतना जो प्रदीप्त होता, क्यों पालता कोई आसक्ति। अथ क्या के बात है। साथ रचा इति, क्या मोह क्या विरक्ति, अंतस चेतना जो प्रदीप्त होता, क्यों पालता कोई आसक्ति। विरस पतझड़ से अभिशप्त तरुवर, कर लेता है हरे परिधान का श्रृंगार। विरस पतझड़ से अभिशप्त तरुवर, कर लेता है हरे परिधान का श्रृंगार। अजस्र औदार्य से दमकता हर शाख, कातर था कल आज भाग्य दशा पर है साख। जब उसकी नई पत्तियां आ गई तो उसे विश्वास हो रहा है कि हमारा भाग्य भी बदलता है। अजस्र औदार्य से चमकता दमकता हर शाख, कातर था कल आज भाग्य दशा पर है साख। खग का कलरव विदीर्ण करता उषा कालीन नीरवता, ऋत्विज सा कर प्रभाती गान, ऋत्विज सा कर प्रभाती गान, जागरण संदेश बिखेर था। रात हो चाहे कितनी लंबी, रात हो चाहे कितनी लंबी, सुबह अवश्य आती। उपज्ञा यह अनंत ऊर्जामयी प्रकृति रोज सुनाती। उपज्ञा वाह वाह वाह, क्या बात है। अनंत ऊर्जामयी प्रकृति रोज सुनाती। आसमां के रिद्ध में है भाव तुल्य रंगों का समावेश, आसमां के रिद्ध में है भाव तुल्य रंगों का समावेश। अंगार बरसाता दिवामणि, सहलाता रात को रिच्छेश। इस क्या बात है। अलौकिक नीलाभ का एक टुकड़ा मेघ बन जाओ, इस अलौकिक नीलाभ का एक टुकड़ा मेघ बन जाओ। बंजर न हो धरित्री, अमृत वर्षिता बन जाओ। अंतहीन तृषा के समंदर में डूबता उतराता जीव, अंतहीन तृषा के समंदर में डूबता उतराता जीव। उतंग है विचिन्न पड़ा, श्रीहीन होता मानो निर्जीव। वाह वाह उपपल वाह। दल को देखो, उपपल दल को देखो, पंख में उद्भाषित हो रहा उल्लसित। सांसों का ऋण चुका मानो, सांसों का ऋण चुका मानो, कर स्वयं को पल्लवित, कर स्वयं को पल्लवित। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अच्छा, आपके साहित्य के अतिरिक्त आप कुछ संपादन कार्य भी कर रही हैं, जैसे आपका साहित्य सोपान और झारखंड विमर्श है, तो क्या कार्यकलाप है ये आपका। झारखंड विमर्श एक पत्रिका थी, पत्रिका है, अभी कुछ दिनों से वो सब अभी बंद है। तो ये एक साहित्यिक पत्रिका है, हर तरह के आलेख वे कविता चीजें लेख कहानी सब इसमें आती हैं। और साहित्य सोपान जो है ये साहित्य का पृष्ठ है, प्रभात खबर का एक साहित्य पृष्ठ होता है जो कि फ्राइडे के दिन आता है, आता था, अभी वो दूसरे नाम से आता है, तो उसको भी मैंने संपादन किया है। और फिलहाल मैं गर्भनाल पत्रिका जो भोपाल से निकलती है उसकी संपादकीय सलाहकार हूँ। उसे मासिक पत्रिका है ये, तो उसका उसमें लिखना होता है, संपादकीय लिखती हूँ मैं उसका। और इंग्लिश मैगजीन थी एक स्टाइल हट, तो उसका भी मैं को एडिटर थी। और अभी कोरोना के समय से कुछ उसमें आ गई है, अभी थोड़ा स्लो पड़ा हुआ है, पर चीजें आएंगी फिर से। और एक और पत्रिका थी, इस तरह छोटे मोटे और न्यूज़पेपर वाले तो जो अपना साहित्य पृष्ठ निकालते हैं वो अपने हिसाब से बीच बीच में ऑफर करते रहते हैं कि इस अंक का संपादन आप कर दीजिए, इस तरह से, तो वो बीच बीच में वो काम मिलता रहता है और बहुत अच्छा लगता है वो मुझे करने में भी। नहीं, बहुत जरूरी है, तो उस ये कार्य बहुत इतना कठिन भी तो है और साथ में इतना आवश्यक है कि अलग अलग साहित्यकारों, अलग अलग कवियों और कहानीकारों, निबंधकारों के आपको साहित्य देखना पड़ रहा होगा, और जो आप उसमें सम्मिलित करती हैं तो ज्ञानवर्धन तो होता ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब आप एक गजल सुनाइए, लेकिन सस्वर नहीं, आप उसको ऐसे सुनाइए कोई गजल जो आपको। मैं जी। तहत में सुनाती हूँ एक गजल, और ये
जी। जैसे मैंने कहा कि भूख के ऊपर है, मतला यूं हुआ है, जिद पे जब भी कभी अड़ी रोटी, जिद पे जब भी कभी अड़ी रोटी, आदमी को निगल गई रोटी। हाँ, हाँ, कोई हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर से कोई सुनाइए, फिर से। जिद पे जब भी कभी अड़ी रोटी, आदमी को निगल गई रोटी। कोई भूखा ही बस बताएगा, कोई भूखा ही बस बताएगा, दूर कितनी है चांद सी रोटी, दूर अय है, कितनी है चांद सी रोटी। बहुत बढ़िया। आपकी और मेरी जरूरत है, आपकी और मेरी जरूरत है, हम सभी की है जिंदगी रोटी, हम सभी की है जिंदगी रोटी। रखती है एक सी नजर सब पे, रखती है एक सी नजर सब पे, सबकी पकती है एक सी रोटी, सबकी पकती है एक सी रोटी। नाच लोगों को जो नचाती है, नाच लोगों को जो नचाती है, वो है क्या, बस 2 जून की रोटी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपको इल्म ही नहीं शायद, आपको इल्म ही नहीं शायद, छीन लेती है नींद भी रोटी, छीन लेती है नींद भी रोटी। और ये अंतिम शेर, सोचते हैं कभी कभी हम ये, सोचते हैं कभी कभी हम ये, हम बड़े हैं या है बड़ी रोटी, हम बड़े हैं हाँ, 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 क्या बात है, क्या बड़ी बात है, रोटी। क्या बात है। जिद बहुत पे बढ़िया, बहुत, बहुत बड़ी बढ़िया, बहुत अच्छी गज़ल है। जी, जी, आदमी जी, जी। बन गई रोटी। जी, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा था इस जी। धार्मिक चीजें भी इस संग्रह में है, इसलिए मैंने आपको खास तौर पर वो गजल सुनाई। नहीं, एक और सुनाइए, एक और बहुत अच्छी ये रोटी वाली बहुत अच्छी गज़ल थी। एक और सुनाइए, ऐसे ही। निष्कर्ष के असर को ही पहले टटोलिए, निष्कर्ष के असर को ही पहले टटोलिए, फिर बात आप राज की दुनिया में खोलिए, फिर बात आप राज की दुनिया में खोलिए। और शेर यूं हुआ है, खुद को बनाइए नहीं कारण मखौल का, खुद को बनाइए नहीं कारण मखौल का, बातों में अपनी वजन को थोड़ा सा तौलिए, बातों में अपनी क्या बात है, वजन क्या को बात है। थोड़ा अच्छा, सा। अच्छा, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। तरकश से निकले तीर सा जख्मी न कर दे यह, तरकश से निकले तीर सा जख्मी न कर दे यह, 100 बार तौल कर ही कोई बात बोलिए, 100 बार तौल कर ही कोई बात बोलिए। अपने गुनाह रूह पे भारी हुए नहीं, अपने गुनाह रूह पे भारी हुए नहीं, चादर चढ़ा के पाप के सब दाग धो लिए। कहते हैं ना, वाह, वाह, पाप वाह! कितना भी करो, एक चादर चढ़ा दो, दान पुण्य कर दो, तो ये शेर उन पर ही है। हाँ, हाँ, हाँ। अपने गुनाह रूह पे भारी हुए नहीं, चादर चढ़ा के पाप के सब दाग धो लिए। सुख दुख की बारिशें भी लगी एक सी हमें, सुख दुख की क्या बात है। बारिशें भी लगी एक सी हमें, जो भी मिला उसी में ही खुद को भिगो लिए, जो हाँ, भी हाँ, हाँ, मिला क्या बात है, क्या बात है। उसी में बहुत ही बढ़िया, बहुत खुद अच्छा को शेर। जी, जी, लिए। जी। धरती सुकून चैन की हरदम रही है यह, धरती सुकून चैन की हरदम रही है यह, दंगा फसाद करके नहीं जहर घोलिए, दंगा फसाद करके नहीं जहर घोलिए। उर्वर हुई है मिट्टी मुलाकात की यहाँ, उर्वर हुई है मिट्टी मुलाकात की यहाँ, हमने भी इसमें बीज मोहब्बत के बोलिए, हमने भी इसमें बीज मोहब्बत के बोलिए। मोहब्बत के बोल, ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब इसमें इस बीच में महानंद महतो महानंद जी, 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 हाँ, हमारे जुड़ गए। हमारे आगे हैं, धनबाद के ही हैं। और मैं अरे अभी वाह! देखी तो, और अभी पता नहीं हैं कि नहीं, पर बहुत अच्छा लगा। नहीं, नहीं, अभी जुड़े हैं, अभी जुड़े हैं। जी, और जी, दिलीप दिलीप कुमार जी भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आशमा कौल जी जुड़ी हुई हैं। नीलम प्रभा जी ने एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है आपके लिए। रोटी छोटी तो दिखती है पर महाकाय होती है। क्या बात है! नीलम जी, जी बहुत, बहुत बढ़िया कहा आपने। बहुत, बहुत अच्छी बात। ये तो अपने आप में पूरी कविता हो गई। रोटी छोटी दिखती है पर महाकाय होती है। वाह, वाह, वाह! हाँ, क्या बात जी, है। तो हमेशा ये तो बात सही है कि रोटी तो हमेशा हाथ में लीजिए या पेट में जाए, एक रोटी तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन उसी एक रोटी से कितनी क्षुधा जो आपकी भूख होती है,
शांत होती है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है अपने आप में। बहुत पूरे अच्छा। जीवन का आधार ही है, वो रोटी पूरे जीवन का ही आधार है, उसी के लिए तो और वो आदमी रोटी काम रोटी हाँ, हाँ, अब उस रूप में हम कई मायने में हम ले सकते हैं। हाँ, निशा चंद्रा जी भी लगातार जुड़ी है और रमेश चंद्र शुक्ल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत हमारे बहुत अच्छे सुधीजन अपने मित्र जुड़े हैं। आपकी फसल लहलही हो कविता जी, वाह वाह वाह, क्या बात है। बाद में आप ये सभी जो टिप्पणियां कमेंट्स आए हैं कविता जी, इनको पढ़िए और इनको आप और उत्तर सबको भी दे धन्यवाद। दीजिए, ठीक है जी, ना। बिल्कुल। अच्छा जी। ये बताइए, ये कि आजकल क्या आपका लेखन कार्य क्या चल रहा है? मेरा लेखन कार्य कंटिन्यूअस ही चलता रहता है, या ये कहूँ कि अगर मैं किसी दिन ना लिखूँ कुछ भी, एक शेर भी नहीं, एक शेर तो ज़रूर ही लिख लेती हूँ, या जो मेरे काम होते हैं, संपादकीय लिखना है या निबंध लिखना है, अखबार के लिए लिखना है, तो ये काम निरंतरता ही है। कभी-कभी लगता है कि एक बड़ा काम पूरा हो गया तो एक दिन भले 1-2 दिन नहीं लिखूँ, थोड़ा माइंड को भी शांति मिले, पर चलता रहता है ये। और ये ऐसा काम है कि कई बार जैसे स्कूलों में भी इस तरह का अगर समय मिल जाता है, तो वहाँ बैठे-बैठे भी कुछ ना कुछ पंक्तियाँ बन जाती हैं। तो वो बिल्कुल जो एक पैशन होता है, वो मेरे रग-रग में समा गया है। मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं नहीं लिखूँ तो मुझे बड़ा चैन मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। वो लिखती ही हूँ। और कई बार व्हाट्सएप में हम दूसरे को जैसे सिखाते हैं, खुद भी सीखते हैं, तो उसमें भी कई टास्क हम लोग एक-दूसरे को दे देते हैं कि चलो आज जैसे अभी राम जी के ऊपर हमने गज़ल लिखी, एक बिल्कुल सनातनी गज़ल कह सकते हैं उसको। तो ये हमें कल परसों तक ही पूरा करना था क्योंकि उनका दिन था तो हम लोगों ने उसको तय किया था कि आज यही पोस्ट करेंगे। तो उस हिसाब से भी अपने आप में एक उम, बंधन आ जाता है कि मतलब करना है तो करना है वाली चीज़, तो इसलिए निरंतरता बनी रहती है, किसी भी मायने में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अच्छा लेखन के अतिरिक्त आपका क्या रुचियाँ क्या हैं? कई लोग तो संगीत में, कला में, कई लोग तो पेंटिंग्स बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। आपका कुछ और विशेष कोई रुचि है आपकी क्या? मैं गाना गाती हूँ थोड़ा अरे वाह! क्या हारमोनियम बात है, हाँ, क्या जी। बात है। अब तो हम पास में कार्यक्रम के समापन में हैं। आप हम अच्छा क्या आपके मतलब कौन से गीत अक्सर आपको पसंद है, जो आपकी रुचि के हैं? रुचि में तो ज़्यादातर मैं गज़लें ही सुनती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मतलब उसका ही प्रैक्टिस भी होता है। तो गज़ल तो पहली है पसंद, उसके अलावे भजन वग़ैरह भी सुन लेती हूँ, लेकिन गाना हर तरह का ही अच्छा लगता है। मूलतः मैं हर तरह के किस्म की गाना चलिए, गाना क्या बात है, क्या बात है। अब देखिए समय इस तरह से निकल गया, पता ही नहीं चला और बातचीत में तो अंत में जो हमारे साथ मित्र जुड़े रहे, बहुत सारे आपके चाहने वाले बहुत जुड़े थे। तो उनको उनके लिए 2 शब्द आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो हमारे श्रोतागण जुड़े हुए हैं, वो बिल्कुल बने हुए हैं। मैं देख रही हूँ कुछ लोग तो शुरुआत से अंत तक हैं। ये आपका बड़प्पन है कि आप मुझ नाची अभी अभी निर्देश पर निधि जी तो शुरू से जुड़ी है, निरुपमा जी सब। अब भारद्वाज जी हमारे मित्र जुड़ गए और कहीं निरुपमा व्यस्त जी रहे होंगे। निरुपमा सिंह क्या बात है। जी। बहुत और आप सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय मुझे सुनने के लिए लगाया और रैना सर का तो है ही धन्यवाद के पात्र क्योंकि उन्होंने बुलाया और उनके बुलाने में जो आग्रह है, जो प्रेम है उसके लिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं बिल्कुल आ गई और ये उनका ही कमाल है, आप सब जुड़े रहे, बहुत अच्छा लगा। आपके बीच-बीच में कमेंट्स भी देख रही हूँ, मैं बाद में कोशिश करूँगी आप सबको जवाब देने का, लेकिन एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। शुक्रिया कि आपने सुना, आपके भारद्वाज जी आप जुड़ गए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। चलिए भाई साहब बाद में सुनिएगा। बहुत अच्छी कविताएं सुनाई कविता विकास जी ने और इसमें आपके पतिदेव का भी बहुत अच्छा योगदान है। उन्होंने तकनीकी रूप से आपकी इसमें मदद की है, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। और अंत में बस 1 मिनट में ये चाहूँगा जो आज की युवा पीढ़ी है उनको साहित्यिक क्षेत्र में किस तरह से अपना योगदान देना चाहिए? युवा पीढ़ी बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर आप युवाओं की कविताओं को देखेंगे तो आपको लगेगा उसमें जो समय की पकड़ है, जो नब्ज़ को उन्होंने पकड़ा है, ये कहीं से कम नहीं है और ये उनकी चेतना है, जिसके चलते वो मतलब जुड़े हुए हैं। उनको
बढ़ावा देना चाहिए, हमें उनके लायक चीज़ें लिखी जानी चाहिए जिससे कि वो ज़्यादा उसको पढ़ सकें। पढ़कर बड़े लोग और एक जो एडवाइस होता है वो भी मैं देना चाहूँगी इस पटल के माध्यम से कि जो युवा पीढ़ी है वो भी पढ़ने में अपना ध्यान लगाए, ना कि मोबाइल और इन सब चीज़ों को लेकर के और किताब को हाथ में लेकर पढ़ें। मोबाइल में पढ़ने में वो मज़ा नहीं आता, वो खुशबू नहीं आती है, वो सुंदरता नहीं दिखती है जो कि एक किताब क्या को बात है, होल्ड बहुत अच्छी बात कही आपने। जी, जी। और मोबाइल में पढ़ते-पढ़ते ध्यान भटकने का भी डर रहता है। किताब तो कम से कम आपको अपने आप में समाहित करके छोड़ेगी। आप जब तक उसमें अगर इंटरेस्ट लें तो जब तक पूरा ना पढ़ें आपको उठने का भी मन नहीं करेगा। युवाओं के लिए मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो साहित्य से जुड़ें। साहित्य ही ऐसा माध्यम है जो बाकी चीज़ों से आपको जोड़ कर रखेगा। अगर आप में भाषा और सौंदर्य के प्रति बोध नहीं हो, तो फिर वो साइंस में भी नहीं काम आएगा, मैथ्स में भी नहीं काम आएगा। एक मास्टरमाइंड जो होता है वो हर विधा को लेकर चलता है और उसमें जो हमारी जो मदर टंग है या फिर जो साहित्य है, वो रुझान उनकी बोरियत को भी दूर करता है। ऐसा मैंने देखा है, बड़े-बड़े लोग जो अच्छे दूसरे कार्य में भी बिज़ी हैं, वो अपने फ्री समय में अपनी किताब पढ़ते हैं, मैगज़ीन्स पढ़ते हैं, तो उनसे उनका जो ज्ञानवर्धन होता है, वो मनोरंजन के साथ-साथ होता है। इसलिए उनमें सीखने की गुंजाइश होती है। युवा वर्ग के लिए भी मेरी यही सलाह है कि आप भी पढ़ें, लिखें और लिख के उसे दूसरे को दिखाएँ ताकि जो गलतियाँ हैं वो उसे आप एक्सेप्ट भी करना होगा। ये नहीं कि हमने जो लिखा वही सही है। जहाँ ये मतलब रुकावट नहीं होती है, वहाँ चीज़ें लोग जल्दी सीखते भी हैं। बहुत बढ़िया, मैं आपकी बात में और थोड़ी-सी अपनी बात जोड़ना चाहता हूँ, जी, युवा पीढ़ी के लिए ख़ास करके, कि हमारे देश में इतनी सारी भाषाएँ हैं और इतना उन भाषाओं में साहित्य लिखा जाता है और उनका अनुवाद भी उपलब्ध रहता है, कि वे जो अगर वे भाषा नहीं समझते हैं, दूसरी भाषाओं के साहित्य को पढ़ें, उससे वे अपने आप को समृद्ध करें, अपने आप को इतना संपन्न करें कि वो समझें कि भारत में इतनी भाषाओं में कितना बढ़िया और अच्छा साहित्य लिखा जाता है। अगर उससे भी वे परिचित होंगे तो स्वाभाविक है। और भारतदास जी ने बहुत अच्छी एक पंक्ति लिखी है कि मोबाइल से सूखे गुलाब नहीं मिल सकते। क्या बात है, क्या मैं भी बात है, पढ़ देती हूँ उसे। मोबाइल में क्या सूखे बात, गुलाब नहीं मिलते, सही बात है। क्या मोर के क्या पंख बात है, भी क्या नहीं मिलते हैं भरत सर। मोर के पंख भी हम लोग बहुत रखते थे अपने समय में। बहुत किताबों बढ़िया, बहुत अच्छा, में बहुत अच्छा। कविता जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से हमारे साथ जुड़ी हैं, लेकिन लग रहा है कि हमारे समक्ष हैं आप और बातचीत इतनी आत्मीयता से भरी रही और हमारे मित्र जो जुड़े रहे, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि वे लगातार 1 घंटा 7-8 मिनट हमको सुनते रहे और ये हमारे इसमें तरफ से मुझे लग रहा है कि हम दोनों के वीओ अतिरिक्त उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। निर्देश जी भी लगातार जुड़ी है, वो कह रही बहुत सुंदर रहा आपका ये कार्यक्रम। बहुत-बहुत धन्यवाद सबका और कविता विकास जी आपका भी। जी, नमस्कार, बहुत शुक्रिया। आपको दिल से धन्यवाद। मेरे सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएँ भी, शुक्रिया भी। नमस्कार। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद पर कविता के बहाने कार्यक्रम में जुड़ी थी सुपरिचित कवयित्री, साहित्यकार कविता विकास जी धनबाद से। और जो मित्र जुड़े रहे इस बीच में, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब मुझे आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए।